वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के 1 से लेकर 9 तक रूल्स डिस्कस किया गया। उसी तरीके से प्रोनाउन का भी 1 से लेकर के 9 तक जो है रूल डिस्कस किया गया। और उसी के बाद या उसके बाद आप बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव का 1 से लेकर के 9 तक जो रूल डिस्कस किया गया। आज आपकी उसी सीरीज़ की जो नेक्स्ट कड़ी है, जिसका नाम है वर्ब, और जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। क्रिया मतलब कोई भी काम करना या होना, कोई भी काम करना या होना, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या आपका है, क्रिया है। सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, क्रिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने की क्रिया कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे देखने की क्रिया कर रहे हैं। आप लोग सर ऐसे वैसे कर रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं। आप लोग लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। और आप लोग इधर उधर देख रहे हैं तो वो भी क्या आपकी है, क्रिया है। आप लोग सोच रहे हैं अपने दिमाग में कुछ तो वो भी क्या है, क्रिया है। आप लोग कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो वो भी क्या है, क्रिया है। अर्थात आप सुबह से ले करके, सुबह जब आप सो करके उठे हैं, जब तक आप शाम को या शाम को, कुछ लोग शाम में सो जाते हैं, कुछ लोग रात में सोते हैं, जब तक आप सोते हैं तब तक आप कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं। अब देखिए एक बात और, जब आप सोते हैं तो सोने पर भी क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। अर्थात चाहे आप जो है एक्टिव हों, चाहे आप जो है सो जाएं, हर समय, हर वक्त, हर पल आप क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। अर्थात इस दुनिया में आपके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो सब क्रिया हो रही है। तो उसी पर आइए हम जो है बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में क्रिया को किस तरीके से समझा जाए। तो देखेंगे आपका वर्ब। वर्ब मीन्स होता है आपका क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। अब इसको कैसे हम जानेंगे कि कैसे इसको समझा जाए कि ये क्रिया है। तो इसकी द वेरी फर्स्ट जो डेफिनीशन बनेगी, पहली जो परिभाषा बनेगी आपकी, ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। पहली डेफिनीशन बनी। दूसरी इसकी डेफिनीशन देखेंगे, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। दूसरी डेफिनेशन बनी, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ब, या बोल सकते हैं वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। तीसरी इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, ए वर्ब इज द वर्ड, ए वर्ब इज द वर्ड which used to tell something about a person or things। ये आपकी हो गई वर्ब की डेफिनीशन, या बोल सकते हैं डेफिनीशंस ऑफ द वर्ब। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, ए वर्ब इज द वर्ड विच यूज टू टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग्स। मतलब क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्रिया किसी एक्शन को बताती है, क्रिया किसी एक्शन को बताती है, या क्रिया किसी काम के होने की बात को बताती है, या किसी कार्य के करने की बात को बताती है। अर्थात ये तीनों डेफिनीशंस का आप अगर निचोड़ देखेंगे, सार देखेंगे कि
तो आपको ये मिलेगा कि क्रिया वह शब्द है जिससे किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ये आपकी वर्ब हुई। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। इसी क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में अंग्रेजी को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम जब तक वर्ब पर अपनी अच्छी कमांड नहीं बनाएंगे, अपनी अच्छी पकड़ नहीं बनाएंगे, तब तक हमको बहुत ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में आज आपकी चर्चा हो रही है। उसी को आप लोग पूरा जो है मस्ती पूर्वक, एकदम खुशमिजाज पूर्वक जो है सीखिए, जिसमें डिफाइन कर दिया गया है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब का मतलब होता है क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार। क्रिया को जो इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में कितने भागों में बांटा गया है। तो क्रिया को इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में सीखने के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो वे कौन कौन से आपके भाग हैं। पहले भाग का नाम आपका आएगा, जिसका नाम आपका है एक्सिलरी वर्ब्स। पहले भाग का नाम क्या आपका है, एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स। दूसरे भाग का नाम आपका क्या आएगा, दूसरे भाग का नाम आपका आएगा मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स। उसके बाद तीसरे भाग का नाम आपका है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स। उसके बाद चौथे भाग का नाम आपका क्या आएगा, आपका आएगा ट्रांजिटिव वर्ब्स। उसके बाद पांचवा आपका बनेगा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम इनकी 1 बाय 1 करके हिंदी देख लेते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है सहायक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब्स मीन्स होता है क्या, सहायक क्रिया। इसको एक और नाम से जानते हैं और उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब्स। सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरा मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स आप सभी लोग जानते हैं, जिसका मतलब होता है क्या, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। तीसरा आपकी है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स का मतलब होता है जोड़ने वाली क्रिया। जोड़ने वाली क्रिया। चौथा भाग देखेंगे आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। चौथा आपका है जिसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। पांचवा आपका जो भाग है उसको बोलेंगे आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये आपके क्या हो गए, टाइप्स ऑफ वर्ब हो गए। पहला क्या है, एक्सिलरी वर्ब्स। दूसरा मेन वर्ब्स है। तीसरा लिंकिंग वर्ब्स है। चौथा ट्रांजिटिव वर्ब है। पांचवा क्या आपका हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब हम इनकी 1 बाय 1 करके अच्छे से एनालिसिस करके सीखेंगे कि ये हैं क्या। तो उसके लिए शुरू करते हैं। ये जो आपकी द वेरी फर्स्ट जो एक्सिलरी वर्ब्स है, इसको अध्ययन को और भी सरल तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए, वाक्य में प्रयोग करने के लिए 2 भागों में बांटा गया। इनको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। उन दोनों भागों का क्या नाम है उसको देख लेते हैं। पहले भाग का आपका नाम है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। और दूसरे भाग का नाम है मॉडल्स।
जिसको मोडल्स भी बोलते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स या जिसको आप बोल सकते हैं मॉडल्स। एक्सिलरी का अर्थ आप लोग समझ लीजिए। व्हाट डज द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड एक्सिलरी? एक्सिलरी मीन्स होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वो क्रिया जो वाक्य में सहायता करती है, वाक्य को बनाने में सहायता करती है। इसको और भी आसान से कैसे समझेंगे? वो क्रिया जो मेन वर्ब से पहले आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स बोलेंगे। ठीक, दूसरा आपका क्या है? मॉडल्स है। ये हो गया। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे? तो आपका आएगा, ये आपके लगभग 3 आएंगे, जिसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3 में आपका आएगा डू वी हैव। डू वी हैव, ये आपके क्या हैं? ये आपके प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैं। मॉडल्स में क्या आएंगे? मॉडल्स में देख लेते हैं। मॉडल्स में आपका आएगा मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ought to। ये आपके क्या हैं? ये आपके मॉडल्स हैं। ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे मॉडल्स। अब इनमें एक चीज़ और इंक्लूड करते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड। आपका एक है विल और दूसरा क्या आपका है? वुड। ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके मॉडल्स कहलाएंगे। और इन्हीं को और भी अच्छे तरीके से, ये तो आपके जितने टोटल हैं, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके क्या हैं? 9 आपके हैं मॉडल्स। ठीक है। अब इसमें और भी अच्छे से समझने के लिए, इसको और भी अच्छे से जानने के लिए, इसको भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है मॉडल्स, और एक और भी जो है प्रकार बना है जिसका नाम आप बोल सकते हैं पार्शियल मॉडल्स। जिसको क्या आप नाम ले सकते हैं? पार्शियल मॉडल्स। मतलब मॉडल से हट करके जो चीज़ें हैं उनको आप जो है पार्शियल मॉडल्स, या जिसको आप बोल सकते हैं पार्टिकल मॉडल्स बोल सकते हैं। पार्टिकल मॉडल्स वर्ब का प्रयोग आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे डू वी हैव। डू वी हैव से आप समझ लीजिए कि एक चीज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट तक, क्या हमने बात बोला? प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट तक आपके क्या कहलाएंगे? आपके प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स कहलाएंगे या प्राइमरी वर्ब्स कहलाएंगे। ठीक है। और इधर आपके मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, आर्ट, यूड, आर्ट, विल, वुड, ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके मॉडल्स कहलाएंगे। ये तो ये हो गए, काइंड्स इनके हो गए। अब और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए, और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए इनको हम देखेंगे कि ये जो आपके हैं एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब को हम कैसे समझेंगे। हाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सिलरी वर्ब एंड व्हाट इज मेन वर्ब। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। तो क्या समझेंगे यहाँ पर हम? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, या जिसे आप बोल सकते हैं एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो उसको देखते हैं। एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को समझने के लिए एक्सिलरी वर्ब और दूसरा क्या आपका है? मेन वर्ब। कैसे आप जो है जानेंगे कि कौन एक्सिलरी वर्ब है और कौन मेन वर्ब है? एग्जाम्पल में आप देखिए, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है ही इज अ टीचर। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ही इज टीचिंग। ही इज ए टीचर, ही इज टीचिंग। यहाँ पर आप देखेंगे ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? आपका वर्ब है।
और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ही इज टीचर और दूसरे में क्या आपका है, ही इज टीचिंग। पहला आपका सब्जेक्ट हो गया पहले एग्जाम्पल में, दूसरा आपका क्या है, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर है ही इज़ टीचर। अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो, भले ही वो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी की हो या मेन वर्ब की कैटेगरी की हो, तो उसको आप मेन वर्ब मान लेंगे। उसको क्या आप लोग मानेंगे, उसको आप मेन वर्ब मानेंगे। तो इसमें ये इज क्या हो गया, इज यहाँ पर आपका हो गया मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब समझेंगे अब। ही इज़ टीचिंग, ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, या तो नाउन करेंगे या तो प्रोनाउन करेंगे। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन करेंगे। ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की दुनिया में ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन में ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक। उसके बाद क्या है आपका, ये इज है। इज क्या हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये क्या हो गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। तो ही इज़ टीचिंग, यानी कि आप देख रहे हैं मेन वर्ब से पहले, मतलब द वर्ब which supports, the verb which support to main verb is called helping verb or the verb which comes before main verb is called helping verb। वह क्रिया जो मेन वर्ब के पहले आती हो, वह क्रिया जो मेन वर्ब के पहले आती हो उसको क्या बोलेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक है। वह क्रिया जो एक्सिलरी वर्ब्स का एक और भी नाम है, एक्सिलरी वर्ब्स का एक और भी नाम है जिसको आप लोग बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको आप लोग जाने रहिए। हेल्पिंग वर्ब्स एक्सिलरी वर्ब का एक और नाम है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक। तो इसमें देखेंगे फिर से, ही इज़ ए टीचर, ही आपका सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, केवल एक वर्ब है, इसके बाद कोई वर्ब है नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई सपोर्टिंग वर्ब है नहीं है, वो केवल सेंटेंस में क्या है, अकेले है। तो हमने आपसे बताया था, आई जस्ट रिसेंटली टोल्ड टू ऑल ऑफ यू, इफ इन ए सेंटेंस देर इज ओनली वन वर्ब दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, दैट विल बी मेन वर्ब। तो अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है तो क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। और दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, ही इज़ टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, टीचिंग भी क्या वर्ब है। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे टीचिंग का हेल्प कौन कर रहा है, इज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। कैसे हम जानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर यहाँ पर हम केवल यही कर देंगे, ही टीचिंग, कुछ मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ही टीचिंग मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, देयर इज़ नो सपोर्टिंग वर्ब, अर्थात हमको बिना इज का, बिना सपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस सही नहीं हो पा रहा है। और दूसरे तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है तो वो सेंटेंस बन सकता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब यू कैन मेक द सेंटेंसेस, बिना हेल्पिंग वर्ब का आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट विदाउट वर्ब मीन्स विदाउट मेन वर्ब का आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। You can make the sentences without helping verb, no problem at all, but you cannot make sentences without verb, or you may say main verb, means बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आप जो है सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर बिना वर्ब का आपको सेंटेंस बनाने के लिए बोल दिया जाए तो यू कांट इमेजिन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना जो है मेन वर्ब का हम सेंटेंस बना लें। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें सीखा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, दो चीज़ें हुई। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे जो है, हमने मॉडल्स की बात की। मॉडल्स में आपका एक मॉडल्स है, एक आपका जो हमने पार्शियल मॉडल्स, पार्शियल मतलब अलग होता है, या जिसको एक और भी नाम दिया गया जिसको बोला जाता है पार्टिकल मॉडल्स। पार्टिकल मॉडल्स में आपके कौन कौन से आएंगे, तो पार्टिकल मॉडल्स में आपके देखिए इन सब को हम अलग करते हैं, अलग करने के बाद चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। पार्टिकल मॉडल्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही बात चल रही है, पार्टिकल मॉडल्स।
पार्टिकल मॉडल्स में आपकी 3 आएंगी। क्या नाम उनका है? नीड, डेयर एंड यूज टू। पहला क्या है? नीड है। दूसरा क्या है आपका? डेयर है। और तीसरा क्या है आपका? यूज्ड टू है। इनको आप इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में क्या नाम देंगे? इनको आप इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में देंगे पार्टिकल मॉडल्स या पार्शियल मॉडल्स। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें देखी गई कि व्हाट इज़ वर्ब, ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन देखी गई। उसके बाद उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। फिर नेक्स्ट स्टेप बना टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब में आपका डिस्कस किया गया, 5 वर्ब्स थी। उसमें पहली वर्ब का जो है बहुत अच्छे पूर्वक जो विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, जो कि आपके सामने चल रही है, क्या चीज़ें किस तरीके से हैं। और नेक्स्ट में एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, ये जो आपकी मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मॉडल्स जितने भी आ जाएंगे उनके साथ आप पूरे जीवन भर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बाकी ये जो हैं जो आपकी प्राइमरी एक्सुलेटिव जो वर्ब्स हैं ये सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में भी रहेंगी, सेकंड फॉर्म में भी रहेंगी, थर्ड फॉर्म में भी रहेंगी। हाँ, वन थिंग मोर, जो आपकी एक्सुलेटरी वर्ब्स हो चाहे मेन वर्ब हो, क्योंकि एक ही क्रिया एक्सुलेटरी वर्ब का भी काम करती है, हेल्पिंग जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, डू आपका है, डू आपका ये बेस फॉर्म है। तो हम देखेंगे कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने रूप होते हैं। तो डू है, उसके बाद आपका डज बनेगा, उसके बाद आपका डिड बनेगा, उसके बाद आपका डन बनेगा, उसके बाद आपका डूइंग बनेगा। तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 बन रही हैं। इनको एज ए मेन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जा सकता है। और भी चीज़ें देख लेते हैं। ये जो चीज़ें जो है आपके सामने डिस्कस की गई हैं, इसमें जो है क्लू क्या निकल कर आया, इसका मेन मोटो क्या निकल कर आया कि आप जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको आप मेन वर्ब के भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं और हेल्पिंग जो वर्ब हैं उनको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और मेन वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि इस वाक्य में कोई अन्य वर्ब ना हो। अगर कोई अन्य वर्ब आती है तो पक्का उसका सपोर्ट करेगी, अगर उसका सपोर्ट कर देगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब उसकी हो जाएगी। आपकी कोई मदद कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आपका हेल्पिंग मैन हो जाएगा, वो आपका मददगार हो जाएगा। तो यही चीज़ें जो है ग्रामर में भी अकर होती हैं। तो इसको और भी अच्छे तरीके से आप लोग बार बार वाच करके देखिएगा और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करके, एनालिटिकल तरीके से चीज़ों को आप लोगों के सामने जो है प्रोवाइड करें, आप लोगों के साथ सीखें, जानें, समझें। तो आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये क्लास जो है आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर समझ में आने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, अगर बोलने में हमने कुछ जो है ऑड कर दिया, कोई ऑड सेंटेंस यूज कर दिया, कोई मतलब जो कुछ भी आपको लगे तो आप लोग जो है उसका रिप्लाई ज़रूर किया करिए। ओके, थैंक यू सो मच। Always be the part of literature achievers. Literature achievers is always with you. Thanks a lot.